जिनमें से ज़्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। और जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आप लोग जानते हो जो वेस्टर्न घाट है, सह्याद्री वाला पार्ट है हमारा, और जो सतपुड़ा रेंजेस है वहाँ पे मैक्सिमम ट्राइबल्स जो है वो रहते हैं। और आई गेस मैम ने नाम भी सबके बताए थे, कोकड़ी, मौची भी, ये जो ट्राइबल्स है ये हमारे महाराष्ट्र में ज़्यादातर मिलते हैं। और क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो लाइवलीहुड का है कि उन लोगों का लाइवलीहुड का क्या क्या, कैसे वो लोग अपना जीवन व्यापन करते हैं, तो मेनली जो ट्राइबल्स है आप लोगों ने भी देखा होगा धुले में, वो फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड उनका ज़्यादा है। मतलब जो भी उनका आय का साधन है वो ज़्यादातर जंगल पे डिपेंड करता है। जंगल के साथ साथ वो लोग खेती भी करते हैं। बट आप लोग अगर फील्ड पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो आदिवासी लोग हैं उनका खेती का जो एरिया है वो बहुत कम है। मतलब कुछ ही गुंठा उनके पास रहता है, तो उससे वो लोग खेती करते हैं, बट कुछ खास उनकी उससे इनकम नहीं हो पाती। इसलिए वो लोग फिर एक्स्ट्रा काम के लिए माइग्रेशन भी करते हैं, है ना। माइग्रेशन भी एक बड़ा जॉब है जो ट्राइबल्स करते हैं। आप लोगों ने आई गेस देखा होगा, क्योंकि मैं साकरी पिंपल लेन में रहती हूँ, तो रोज सुबह सुबह पूरा टेम्पो ट्रक भर के 50-60 लोग गांव से जाते हैं और फिर वापस वो लोग आते हैं, तो लोग नासिक सटाना जाते हैं काम करने। तो वो माइग्रेशन पे भी वो लोग डिपेंडेंट है। और कुछ ट्राइबल्स हैं जो बैम्बू आर्ट क्राफ्ट करते हैं, तो वो भी उनका एक आय का बड़ा शोधन है। ये तो मतलब जो उनको इजीली अवेलेबल क्या बोला जी, आय के साधन जो उनको गांव में मिल जाते हैं। बट इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस भी है, मुश्किलें जो आदिवासी लोगों को आती है अपनी आय को लेके। वो ये है कि पहले तो वो लोग बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है, मतलब क्या बोलते हैं, उपेक्षित, शायद सही शब्द है ना, वंचित समाज में है, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वो हमेशा अपने आप को मुख्य धारा से अलग पाए जाते हैं। मतलब अगर समाज में पैसे वाले लोग हो गए, फिर ऊंची जात वाले लोग हो गए, उसके आखिरी में कहीं पीछे बहुत आदिवासी आते हैं। तो क्योंकि वो लोग इतना पीछे हैं, इसलिए उनको आय का या फिर लाइवलीहुड जनरेट करने का जो ऑप्शन है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। और एक और बड़ा फैक्टर जो है वो है एजुकेशन गैप। अभी तो खैर बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं उनके जो बच्चे हैं वो लोग बड़ी बड़ी एजुकेशन ले रहे हैं, दूल्हे या फिर ऐसे शहरों तक आ रहे हैं। बट उनके पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो अभी भी वो लोग उतना एजुकेटेड नहीं है। ट्राइबल्स में इंडिया में अगर हम देखें तो सिर्फ 59% ट्राइबल्स ही एजुकेटेड है। और क्योंकि उनका एजुकेशन का लेवल इतना कम है, इसलिए उनके अंदर अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और एक और जो बड़ा चैलेंज ट्राइबल्स में आता है वो है ज्योग्राफी वाला प्रॉब्लम। मतलब आप लोगों ने देखा होगा गांव में कि एक पाड़े में 4 घर है, फिर दूसरे पाड़े में 4 घर है, और फिर तीसरे पाड़े में 5 घर है। तो इतना दूर दूर है कि वो लोग साथ में इकट्ठा होकर अगर कुछ करना चाहे, कोई बिजनेस का प्लान करना चाहे, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ मेन चैलेंजेस है जो उनको आते हैं। साथ में एक बड़ा चैलेंज है वो कल्चरल चैलेंज है, क्योंकि अपना जो टॉपिक है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बिजनेस करना। हम चाहते हैं कि ट्राइबल्स जो है, आदिवासी लोग जो है, वो आगे जाके बिजनेस करें या बिजनेस में इन्वेस्ट करें। बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बिजनेस करने के लिए आज के ज़माने में आप लोग देख रहे होंगे, पॉडकास्ट वगैरह सुनते होंगे आप लोग, कि मॉडर्न होना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो आ रही है, एग्रीकल्चर में आ रही है, एनिमल हस्बेंड्री में आ रही है, उन सबको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा अगर हमें अच्छा पैसा कमाना है या फिर हमें अगर बिजनेस करना है। तो आदिवासी लोग मेनली उस चीज़ में थोड़ा पीछे हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग का जो काम है वो उनके ट्रेडिशन से, उनकी कल्चर से जुड़ा है। तो अगर वो मॉडर्न चीज़ों को अपनाएंगे तो फिर वो अपने कल्चर से दूर हो जाएंगे। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो आदिवासी समाज में ज़्यादा आते हैं। और एक और जो पॉलिसी लेवल का अगर हम बात करें, गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम बात करें, तो जो हमारी योजना है वो कौन बनाता है हमें पता नहीं। उसमें कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, उसमें से कितने एससी समाज के लोग हैं, कितने एसटी लोग हैं, इनका हमें आइडिया ही नहीं। तो अगर आदिवासी व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो गवर्नमेंट के सामने अपनी प्रॉब्लम कैसे रखेगा? मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लोग तो होने चाहिए ना। तो हमें ये देखना जरूरी है। मतलब गवर्नमेंट ने सबको क्या बोलना चाहिए, कोटा सिस्टम जो रिजर्वेशन है वो दे के रखा है, बट फिर भी हम लोग उस स्टैंड तक पहुंचे नहीं है आदिवासी कि वो आगे जाके अपनी बात को रख सके। और एमपी में क्योंकि मैं रहती हूँ तो मतलब नर्मदा है हमारे वहाँ पर, तो एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व करी वो है डिस्प्लेसमेंट का प्रॉब्लम। कि या तो जैसे कि महाराष्ट्र में भी चंद्रपुर साइड अगर आप जाओ तो माइनिंग का एरिया बना देते हैं, नेशनल पार्क बना देते हैं, तो हम आदिवासी लोग जो है उनको उनकी जगह से बहुत दूर कर देते हैं। तो अगर हम उनको जंगलों से निकाल रहे हैं और उनको हम शहरों की तरफ भेज रहे हैं, तो फिर वो कैसे जंगलों पर अपना लाइवलीहुड डिपेंड करेंगे।
इसमें एनजीओज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, मतलब जैसे सबसे बड़ा जो रोल वो है कि वो खुद गांव में जाके काम करते हैं, तो उन्हें लाइवलीहुड के अलग अलग तरीके के बारे में पता है। वो जो आदिवासी लोग हैं उनको बड़े जो मार्केट होते हैं उनसे लिंक करवा सकते हैं। उनका जो जैसे बैम्बू हो गया या शहद हो गया या फिर क्या बोलना चाहिए, जो भी उनका लोकल प्रोडक्ट होता है उसको बड़े मार्केट से लिंक करवा सकते हैं। तो एनजीओज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ एनजीओज का एक और बड़ा काम है वो एजुकेट करने का लोगों को, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि गांव में अवेयरनेस की कमी बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो भी एक जो बड़ा गैप है वो एनजीओ और गवर्नमेंट मिलकर फिल कर देती है। मीडिया से हूँ और हम लोगों ने भी 2022 में यहाँ पे काम स्टार्ट करा। डिटेल में सर हमें बताएंगे, बट एक बड़ा काम जो हमारी एनजीओ का है वो है जो ट्राइबल यूथ्स होते हैं उनके साथ काम करना, उनको जो मुख्यधारा है उनसे जोड़ना। तो उसके लिए हम लोगों ने एक नया मतलब 2007 में हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था युवा जंक्शन करके। युवा जंक्शन जैसे कि आप नाम से समझ रहे हो कि युवाओं के लिए, और जंक्शन का मतलब एक ऐसा सेंटर बनाना जहाँ पे उनको सारी ट्रेनिंग्स मिल सके जिनसे वो जॉब के लिए रेडी हो जाए। क्योंकि आजकल कैसा है ना, आप लोग बीए कर लेते हो, बीकॉम कर लेते हो, बट ये डिग्रीज की इतनी वैल्यू नहीं है। टेक्निकल स्किल्स हमें आना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर कितनों को आता है, इंग्लिश कितनों की ठीक है, अल्टीमेटली जब हम जॉब करते हैं तो हमसे ये वाले सवाल लोग ज़्यादा करते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने युवा जंक्शन खोला, और जो हमारी संस्था है वो मध्य प्रदेश वो एमपी के 4 स्टेट्स में काम कर रही है, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और अभी महाराष्ट्र में। तो 2007 में जब हम लोगों ने इसको खोला था तो हम लोगों ने गुजरात और बिहार से स्टार्ट करा था। वहाँ के जो आदिवासी यूथ है जिनमें महिलाएं भी आती हैं और लड़के दोनों, उनको हम लोगों को एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड करना था जहाँ पे वो कुछ समय आके पढ़े, बेसिक इंग्लिश, आईटी, कंप्यूटर स्किल्स वगैरह सीखे और फिर वो प्लेस भी हो जाए। तो ऐसा ये ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोगों ने ये युवा जंक्शन खोला था। और उन लोगों का प्लेसमेंट जैसे कि मैंने बताया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, आईटी हो गया, और जो भी स्किल ट्रेनिंग्स होती है ये बच्चे आते हैं यहाँ पे, ये ट्रेनिंग्स को लेते हैं। और फिर उसके बाद जो कंपनीज होती है जैसे कि डीमार्ट हो गया, रिलायंस हो गया, जो भी रिटेल की कंपनीज होती है वहाँ पे ये लोग कैशियर हो गया, फिर कंप्यूटर ट्रेनर्स हो गए, उसकी पोस्ट पे ये लोग लग जाते हैं। तो 6,000 से 12,000 मंथली इन लोगों का इनकम बढ़ जाता है। ये सिर्फ स्पेसिफिकली हम लोगों ने ट्राइबल रीजन्स में खोला है। अगर आप गुजरात जाएंगे तो आपको डांग का आपको सुना होगा शायद, डांग है पास में, डांग में भी हमारा युवा जंक्शन का एक सेंटर है। तो वहाँ से भी जब बच्चे ग्रेजुएट होते हैं तो वो लोग वापी हो गया, नवसारी हो गया, अंकलेश्वर हो गया, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे उन लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। और कभी कभी वो लोग गुजरात में और आगे जैसे राजकोट वाला एरिया जो हो गया वहाँ तक भी जाते हैं। यहाँ पे स्पेशली लड़कियों को रहने की बहुत प्रॉब्लम आती है, तो हम लोगों ने एक माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोला है सूरत में, जहाँ पे जो भी लड़कियाँ प्लेस होती है उनको अगर घर नहीं मिल रहा है या फिर उनको रहने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो वो लोग वो माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर में आके रह सकती है। अब एक फोटो हो गया, अगर आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार की ट्रेनिंग हम उनको देते हैं। ब्यूटी पार्लर हो गया और कंप्यूटर स्किल्स की ट्रेनिंग होगी, जो स्किल्स जिनसे उनको इंस्टेंटली इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। और आगे ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पूरा रूम हम लोगों ने उनको प्रोवाइड करके रखा हुआ है। ऐसे पूरा रूम उनको लेके रखा हुआ है। एक समय में 10 से 12 लड़कियां वहाँ पे रह सकती है जब तक वो लोग कंफर्टेबल नहीं हो जाती नए शहर में। तो ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और अभी तक हम लोग 10 साल हो गए युवा जंक्शन को हम लोगों ने ओपन करे, और अभी तक हम लोग 53,000 यूथ को ट्रेन कर चुके हैं। और अभी हमारी प्लानिंग चल रही है कि हम लोग महाराष्ट्र में भी जल्दी एक सेंटर खोलें जहाँ से हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें और डीमार्ट, रिलायंस टाइप की कंपनीज में उनका प्लेसमेंट कर सकें। ठीक है, थैंक यू। सारे बच्चे थोड़ा मतलब मुझे भी मराठी नहीं आती, मला मराठी येत नाही, बस फक्त इतकीच मराठी आहे माझी, त्याचा पुढे काय येत नाही। क्या है कि मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ और बिल्कुल धुले से लगा हुआ एरिया है। धुले बॉर्डर पे है, महाराष्ट्र और एमपी बॉर्डर पे है बड़वानी जिला। और आप लोगों ने नाम सुना होगा सेंधवा का, सुना है? सेंधवा के पास में एक और ब्लॉक है, यहाँ तालुका होता है, वहाँ पे ब्लॉक होता है। और एक निवाली करके ब्लॉक है, ट्राइबल ब्लॉक है, 100% ट्राइबल वहाँ का है। ठीक है, तो इस संस्था के बारे में हम बात करें, ये थोड़ा सा
एक्चुअल लेक्चर वाला मोड होगा, फिर हम लोग बाद बीच में डिस्कस भी करेंगे। तो AKRSPI की स्थापना जो है वो 1983 में हुई थी। 1983 में ये संस्था के बारे में सोचा गया और 84 में ये संस्था रजिस्टर्ड होकर के इन्होंने काम करना शुरू किया। तो ये जो संस्था है वो एक गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक और सामुदायिक विकास की एक संस्था है, ठीक है। इसका किसी भी पार्टी, किसी भी पक्ष, किसी भी विपक्ष, किसी भी धर्म, किसी से कोई भी लेना देना नहीं, क्योंकि नाम से कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये उस तरह की एक संस्था है जो पूरी तरह से गैर धार्मिक, गैर सांप्रदायिक संस्था है। और संस्था का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो है समाज के बेहतरी के लिए काम करना। आपने यहाँ पे से कोई साइंस का बंदा है जिसने केमिस्ट्री पढ़ी हो? कोई है एक आध बंदा? केमिस्ट्री में एक शब्द होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम होता है किसी भी प्रोसेस को फास्ट करना, ठीक है। तो AKRSPI का भी गोल यही है। सोसाइटी में हम कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं और कैटलिस्ट की तरह काम करके सोसाइटी में, समाज में, ट्राइबल्स में जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको थोड़ा सा स्पीड अप किया जाए। क्योंकि कोई डेवलपमेंट, जैसे बात भी कर रहे थे पवार साहब कि डेवलपमेंट क्या, डेवलपमेंट हर व्यक्ति के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, किसी और के लिए अलग होगा, और हर व्यक्ति के अपने डेवलपमेंट के डेफिनेशन होगी। तो हम उस जो डेवलपमेंट है वो प्रोसेस को हम मानते हैं और प्रोसेस को हम थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो डेवलपमेंट में हम लोग कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। और अभी जो अगर AKRSPI की हम बात करें तो AKRSPI जो है वो एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट नेटवर्क है, AKDN, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, जो है पूरे विश्व में जो है, अगर हम ग्लोबली बात करें तो हम 34 से ज़्यादा देशों में काम करते हैं। और इंडिया की हम बात करें तो AKRSPI जो है AKDN का जो एक प्रोग्राम है, एक हिस्सा है। और हम लोग जो है इंडिया में 4 स्टेट में काम कर रहे हैं। तो शुरुआत जो हुई थी 1983 में गुजरात में शुरू हुई थी। इसके बाद 2004 में जो है MP में आए, 2008 में हम बिहार गए और 2022 में हम महाराष्ट्र में आए। तो अभी तक जो है हम लोग अराउंड 60 प्लस 27 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, 4 स्टेट में 64 ब्लॉक्स में काम कर रहे हैं। 3255 प्लस गांवों में हम जो है काम कर रहे हैं। और अभी तक जो है AKRSPI ने लगभग 30 लाख परिवार के जीवन पे प्रभाव डाला है, जहाँ पर ऐसे 30 लाख परिवार हैं जिनकी जीवन में आजीविका, जिनकी आजीविका में बदलाव हुआ है, उनकी इनकम बढ़ी है और उससे वो अपने लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होता है, जीवन की गुणवत्ता, उसमें चेंज किया है, ठीक है। देश में जो है ज़्यादातर बेनिफिशियरी जो है हम महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं। तो 60% बेनिफिशियरी होंगे वो महिलाएं। तो AKRSPI का एक, जब भी हम काम करते हैं, हर एक संस्था का अपना एक सिद्धांत होता है, एक अपनी वैल्यूज होती है, अपना अल्टीमेट गोल होता है। तो AKRSPI जो है ऐसे समुदाय को सक्षम करना चाहता है जो वंचित है, पिछड़े हुए हैं, और खास करके महिलाएं जो कि समाज में जिनका जो भागीदारी है, समाज में जिनकी उपस्थिति वो काफ़ी कम है, ऐसे लोगों को सक्षम करना और सक्षम करके या उनको सशक्त करके उनको जो है ऐसे समाज की स्थापना करना उनके माध्यम से जो अपने प्राकृतिक संसाधन है या भी उनके जो भी संसाधन है ना, उन पे जो है वो नियंत्रण कर सके, उनके बारे में निर्णय ले सके और एक समतामूलक इक्विटेबल सोसाइटी जहाँ पर पुरुष और महिलाएं दोनों को समानता के साथ में महत्व दिया जाए। तो ये एक संस्था का
मिशन है, जिस मिशन के लिए काम कर रही है संस्था जो है, इन चीज़ों के लिए अलग अलग वैल्यूज़ पे काम करती है। वो वैल्यूज़ जो है इक्विटी है, इक्विटी मतलब सबको समान रूप से देखना, इक्विटी है। एम्पावरमेंट, हम हर जगह पर जाकर के एम्पावरमेंट की बात करते हैं। एम्पावरमेंट में सक्षमीकरण हर एक लेवल पे, अलग अलग लेवल पे, चाहे अगर पंचायत है तो उसका भी सक्षमीकरण करना है, जो ग्राम सभा है उसका भी सक्षमीकरण करना है, गांव के लोग हैं उनके भी सक्षमीकरण करना है, गांव की जो संस्थाएं हैं, गांव में कई सारी संस्थाएं हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, आंगनवाड़ी एक इंस्टीट्यूशन है, सामाजिक व्यवस्था एक इंस्टीट्यूशन है, पारिवारिक व्यवस्था एक इंस्टीट्यूशन है, पंचायत की समितियां अपनी आप में इंस्टीट्यूशन है। तो हर तरह की संस्थाएं जो गांव में काम करती है और जो गांव के विकास के लिए काम करती है, उनको जाकर के सक्षम करना ताकि वो अपने समाज को लेकर के बेहतर काम करते हैं। साथ में हम सरकार के साथ में भी काम करते हैं, सरकार के स्तर पे, चाहे वो फिर राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे प्रादेशिक स्तर पे हो, हर स्तर पे हम लोग जाकर के काम करते हैं ताकि जो है वो जो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल या जो नेशनल लेवल पे जो बात करते हैं उसका इम्पैक्ट जो है हमारे गांव में आ सके। इसके साथ समुद्र के एक छोर से लगा करके हम झारखंड तक हम बात करें तो इसको सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट भी बोलते हैं, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये जो पूरा बेल्ट है इसको सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट बोलते हैं। और इसमें जो आदिवासी क्षेत्र है उसकी भी बात करें तो हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं पिंपलनेर के आसपास के एरिया में काम कर रहे हैं। धुले डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारा हम लोगों ने इसके ऊपर सर्च किया था, कई सारी जगह देखी जहाँ पर हमको ये लगा कि पिंपलनेर के एरिया ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ना कोई संस्था की पहुँच है, ना सरकार तक लोग पहुँच पा रहे हैं। तो इस दोनों के बीच के गैप को हम कैसा खत्म करें, तो उसी को ध्यान में रखते हमने पिंपलनेर एरिया में देखा, जो कि आप लोग काफ़ी लोग जानते होंगे, कुछ लोग पिंपलनेर एरिया से भी होंगे। पश्चिम पट्टा बोलते हैं उस एरिया को, खास करके गुजरात और बॉर्डर के एरिया। तो हम लोग उसी एरिया में काम कर रहे हैं अभी। वहाँ पर जो है कोकनी, माउची, भिल, ये तीन तरह के ट्राइब्स हैं जिनके साथ हम लोगों का पूरा काम है। अप्रोच जो हमारा, जो मैंने बताया कि हम लोग पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। तो KRSPI जो है हर एक चीज़ को लेकर के कम्युनिटी के साथ में काम करता है। कम्युनिटी खुद डिसाइड करती है कि हमको किसके साथ में कौन सी एक्टिविटी करनी है, चाहे वो NRL का है, चाहे वो लाइवलीहुड का हो, चाहे वो SHG का हो, चाहे किसी भी तरह के काम हो, हम उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। यस, लाइवलीहुड की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका मैं अटेंशन चाहूँगा। लाइवलीहुड के बारे में हम लोग क्या समझते हैं? आप लोगों के बारे में आपका कुछ थॉट है लाइवलीहुड के बारे में, या अभी तक आपने हम सिर्फ ये वर्ड सुनते आ रहे हैं कि लाइवलीहुड लाइवलीहुड लाइवलीहुड? कुछ आइडिया कि किसी ने कुछ सुना हो? नहीं, मैं काफी बात तो बचत गट एक माध्यम है, बचत गट एक सिर्फ एक तरीका है जिससे आप अपने लाइवलीहुड को आगे ले जा सकते हैं। ओवरऑल हम लाइवलीहुड की बात करें तो थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि आप लोगों ने इकोनॉमी के बारे में सुना होगा, है ना? कितने लोगों ने सुना इकोनॉमी के बारे में कि इंडिया की इकोनॉमी यहाँ जा रही है, इंडिया की इकोनॉमी वहाँ जा रही है, अभी इसराइल की इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, इराक की इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, तो आप लोगों ने सुना होगा। तो इंडियन इकोनॉमी के जो है ना मेन 3 पिलर वो कौन से हैं, और वहीं से हमारा मैक्सिमम जो है, जो आज हमारे पास जो मार्केट में पैसा है वहीं से जनरेट होता है। तो एक एग्रीकल्चर, दूसरा है इंडस्ट्री और तीसरा है सर्विस सेक्टर। ये 3 चीजें, 3 सेक्टर में से अगर कोई भी पिलर अगर थोड़ा सा हिला तो बहुत स्थिति गंभीर हो जाए। और ये इसी तीनों चीज़ों के आधार पे पूरा जो हमारा लाइवलीहुड है, हमारे जितने भी इनकम है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमारे आय है, खर्च है, ये सारा इसी में चलता है। ठीक है, तो हमारे देश में 18% जो है हमारा पूरा देश का पैसा जो इकट्ठा आता है वो 18% पैसा जो है एग्रीकल्चर से आता है, और
परसेंट लोग, 42% लोग वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। इसके अलावा 28% जो है हमारा इंडस्ट्रीज पे आता है और 50% जो पैसा आता है वो सर्विस सेक्टर में। तो इंडस्ट्रीज को तो आप सारे सब समझते ही होंगे, जहाँ पे कुछ बनती है, जैसे लाइक कहीं कार बन रही है, कहीं कुरकुरे बन रहे हैं, कहीं बिस्किट बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहा है, ये सारा जो प्रोडक्शन होता है वो फैक्ट्री में होता है, इंडस्ट्रीज में होता है। और उससे बाद जो सबसे बड़ा पैसा आता है वो सर्विस सेक्टर से। सर्विस सेक्टर में बैंकिंग आ गए हैं, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग आ गए हैं, फिर आपका इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर, ये सारा सर्विस में आता है और 50% हमारा अमाउंट जो है यही सारा। तो अब ये तीन चीज़ें जो है ये हमारी लाइफ को इम्पेक्ट करेगी पूरी तरीके से, और उसमें जो है हमको ये समझना पड़ेगा कि लाइवलीहुड क्या है। मतलब हमारे पास कोई ऐसी चीज हो, ऐसा असेट हो, कोई स्किल हो, ठीक है, या कोई ऐसी क्षमता हो जो हमारे इनकम को बढ़ा सके। ठीक है, मैंने बात की स्किल की, मैंने बात की कैपेसिटी की, मैंने बात की असेट्स की। अगर आपके पास कोई असेट है, असेट का मतलब ऐसा कोई साधन है या कोई ऐसी ठोस वस्तु है जिसके साथ, जिसके माध्यम से आप कोई काम कर सकते हो। आपके पास कोई स्किल है, जो अभी इशिता भी बात कर रही थी स्किल डेवलपमेंट की, कि स्किल है मतलब आप में कोई ऐसी क्षमता होना चाहिए कि भैया मैं मार्केट में जाऊंगा तो ये काम करूंगा, ये मेरे पास स्किल है। जैसे कंप्यूटर चलाना भी एक स्किल है, वो अगर आपके पास में है उससे आप अपने लिए कुछ जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये आप में कोई एक कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी में बात कर सकते हैं। कोई अच्छा नेता हो सकता है, कोई अच्छा वक्ता हो सकता है, कोई अच्छा शिक्षक हो सकता है, कोई अच्छा सिंगर हो सकता है, ये कई सारी और इसके अलावा कई सारी कैपेबिलिटीज होती है हमारे में, इनहेरेंट होती है, और वो कैपेबिलिटीज हैं जिससे हम लोग इनकम कर सकते हैं। तो उसको देख के हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे तरह के लाइवलीहुड की बात करते हैं जिसमें आपको पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। जब तक हमारा पर्यावरण है तब तक हमारा भविष्य है। जैसे अभी बात कर रहे थे ना चेतराम पवार साहब कि विकास की जो जर्नी है वो जंगल है, क्योंकि जंगल जो भी जंगल में हमारा आसपास का पूरा इन्वायरमेंट, चाहे जल जंगल जमीन जन जानवर, जो बात कह रहे थे सेम चीज यहाँ पे भी है। तो पूरा लाइवलीहुड जो है ना वो दो हिस्सों में हम लोगों ने बांटा है, एक फॉर्म बेस्ड और एक नॉन फॉर्म बेस्ड। फॉर्म बेस्ड मतलब जो ऐसे आजीविका के संसाधन जो कृषि पे आधारित है, कृषि आधारित, और दूसरे ऐसे संसाधन जो गैर कृषि है, मतलब जिसका कृषि से कोई मतलब आधार नहीं। तो कृषि आधारित ऐसे जैसे आपका एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर आपका हो गया, आपका पोल्ट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, मिल्क प्रोडक्शन हो गया, है ना, मिल्क प्रोडक्शन हो गया, या एग्रीकल्चर बेस्ड जितने भी काम हैं वो सारे चीजें जो हैं वो हमारे फॉर्म बेस्ड लाइवलीहुड होता है, एक नॉन फॉर्म बेस्ड लाइवलीहुड होता है। ऐसे चीजें जो कृषि पे आधारित नहीं है। जैसे आप कोई किराने की दुकान चला रहे हो, सर आप बाजार पे जाते होंगे ना, कितने लोग बाजार गए यहाँ पे? बाजार कोई गया? दूसरे मार्केट देखा किसी ने? देखा है। देखा है? कितने तरह की दुकान है? अनेक। कितने तरह के जॉब से कितनी दुकानें हैं वहाँ? कोई बता सकता है? 50, 100, 200? कोई आइडिया नहीं? फिर भी एक अंदाज से कोई भी आंकड़ा बोल सकते हो, ये भी एक स्किल है। लगभग 1000 तरह के बिजनेसेस है, लगभग 1000 तरह के शॉप्स है ना, कोई मेडिकल का है, कोई कपड़े का है, गारमेंट्स है, बहुत सारे। तो ये जो बिजनेसेस है ये ऑफ फॉर्म बेस्ड बिजनेस है। अब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ दूसरे लोग, कुछ लोग ही कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी। इसके बाद जो है आप मार्केट में देखते होंगे ट्रांसपोर्टेशन होता होगा, कंस्ट्रक्शन होता होगा, होता है ना, मकान बनते हैं, दुकानें बनती है, बांध काम होता है,
सरकार के वहाँ काम करती है, अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन, तो वो सारी चीज़ें भी स्किल बेस्ड जो होते हैं वो नॉन फॉर्म बेस्ड लाइवलीहुड ऑप्शन का।